डीजियाना न्यूज के इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीजियाना विशेष के माध्यम से आज हम बहुत ही अहम मुद्दे पर आपसे मुखातिब हुए हैं। दरअसल आज गांधी जयंती है, लेकिन इस खास दिन हमें इंदौर में ऐसी तस्वीरें देखना चाहिए जो कभी स्वीकार करने योग्य नहीं होगी। दरअसल इंदौर की गांधी प्रतिमा पर आज बीजेपी के एक नेता पीएम नरेंद्र मोदी की वेशभूषा में पहुंचे और वहां पर मारपीट की नौबत आ गई। ऐसा क्यों हुआ और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? और ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद यह बड़ा सवाल हमारे सामने है कि जो राजनीतिक दल गांधी और उनके विचारधारा को अपनाने का दावा करते हैं वो इस तरह की तस्वीरों के साक्षी क्यों बन जाते हैं और ऐसी तस्वीरें हमारे सामने क्यों आती है। हमारे साथ इस खास शो में बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी की तरफ से श्री उमेश शर्मा जी, जबकि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी। नीलाभ जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि कांग्रेस दावा करती है कि महात्मा गांधी जी के विचारधाराओं से सबसे ज्यादा ओतप्रोत वही है, और अब तक हम ये मानते थे कि 363 दिन में भले ही महापुरुषों को याद नहीं किया जाए, लेकिन उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर उनके आदर्शों, उनके मूल्यों की स्थापना की कसमें खाई जाती है। आपने तो वो रिवाज भी यहाँ तोड़ दिया। देखिए, गांधी जी तो कांग्रेस के सर्वमान्य, उसी के पथ पे कांग्रेस चलती आई है। अब आप पूछना क्या चाह रहे हैं मुझे ये बताएं। आज जो घटना हुई मैं उसका कहीं भी समर्थन नहीं करता हूं, ना हमारी पार्टी समर्थन करती। आज लेकिन किया तो सर पार्टी कार्यकर्ता नहीं, पार्टी कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनता भी थी। आपने बात गौर नहीं करी, वहां पर आम जनता भी थी जो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गांधी जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करने गई थी। अब देखिए विरोध हुआ किस बात का। देखिए बड़ा विचारणीय प्रश्न है। उमेश जी यहाँ बैठे हैं, ये चिंतनीय विचारणीय विरोध। जिस जो व्यक्ति वहां पर माल्यार्पण करने गया मोदी जी का स्वांग रचते हुए मोदी जी की वेशभूषा में, ठीक है, तो अब वो मोदी जी बनकर गया। अब तो विरोध किसका हुआ? उस व्यक्ति की किसी दुश्मनी तो थी नहीं, ना कोई अदावत थी। विरोध चूंकि मोदी जी की सरकार की विफलताओं का जो आक्रोश आम जनता में था वो वहां पर निकला। लेकिन नीलाभ जी, कांग्रेस हमेशा से बीजेपी और संघ पर यह आरोप लगाती है कि वो गांधी जी की बजाय गोडसे विचारधारा को प्रसारित करती है। आपके लिए तो अच्छा संकेत ही कि कोई नरेंद्र मोदी जी की वेशभूषा में आकर माल्यार्पण कर रहा है। आज की घटना की पहले बात में करूं तो ये जो आक्रोश था जनता का, ये मोदी जी की विफलता है। नोटबंदी से, जीएसटी से लेकर अनियोजित लॉकडाउन, मजदूर पलायन, चीनी घुसपैठ और जो है कोविड का दौरान ताली थाली घंटे पिटवा के तीसरी कर लेना, मन की बात करना, काम की बात नहीं करना, वो हर बात का इवेंट बनाना, और देश जो धरातल में जा रहा है, अर्थव्यवस्था जमीन नीचे से नीचे जाती जा रही है। और हालात ये है कि देश बिकने नहीं दूंगा बोलते बोलते एक एक देश की संस्था को अपने चाहते उद्योगपति बेचते जा रहे हैं। तो ये जो आक्रोश था जनता के अंदर, उसको देखते हुए तत्काल जो हाथरस की घटना हुई, देखो वहां पे आप देखिए वीडियो में लोग चिल्ला रहे हैं बलात्कारियों को फांसी दो, मोदी की बातें वहां पे आवाजें आ रही है। हाथरस की जो घटना हुई, योगी जी के इशारे पर वहां के प्रशासन ने जो रात एक पीड़ित बलात्कारी दलित वर्ग की बच्ची के साथ जो होता है, उसकी लाश को रातों रात ठिकाने लगा दिया जाता है। आप भले उसे अंतिम संस्कार कह सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में रात में अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। रात में अगर लाश को जलाया तो लाश को ठिकाने लगाना सबूत मिटाना ही कहा जाएगा। उमेश शर्मा जी, तो कुल मिला के ये जो आक्रोश था जनता के अंदर, उसमें मोदी जी की चुप्पी, जनता खट रही है। ये जनता का आक्रोश था जो क्या आया, ये बड़ा सवाल है। जिसका स्वांग रच के गए थे उस पर आक्रोश था जनता का। उस व्यक्ति से क्या लेना था किसी को, उसको पहचान भी नहीं रहते लोग। तो आप क्या कहेंगे सर, क्या अगर किसी के स्वीकारोक्ति में तकलीफ है तो हिंसा का मार्ग कितना उचित है? बीजेपी किस तरीके से देखती है आज पूरे घटनाक्रम को? एक तो मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की वेदना, भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा, भारतीय जनता पार्टी का दर्द केवल यह है कि महात्मा गांधी जो हैं वो किसी एक पार्टी के नहीं है, वे राष्ट्र के पिता हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में ये कभी भी नहीं कहा कि वो कांग्रेस के पिता हैं, ये कहा गया कि वो राष्ट्रपिता हैं। और 130 करोड़ नागरिक, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, इसमें हमारे वे 10 करोड़ कार्यकर्ता भी शामिल है जो भारतीय जनता पार्टी के विचार दर्शन में काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो पंचनिष्ठाएं हैं उसमें हमने गांधीवादी समाजवाद के दर्शन को आत्मसात कराए। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर सदस्य बनेगा तो वो पंचनिष्ठाओं की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करता है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी ने आज से नहीं, अपने स्थापना काल से जो पंचनिष्ठाएं स्वयं के लिए निर्धारित करी है उसमें समतामूलक गांधीवादी समाजवाद को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। एक तो ये बात। भारतीय जनता पार्टी में जिस समय प्रभात झा जी प्रदेश अध्यक्ष थे,
पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उनका भावपूर्ण स्मरण करा था। अब जो मूल प्रश्न आपका था अभिषेक जी, आज वाला विषय, आज के विषय में जो दर्दनाक घटना घटी है वो ये है कि पूरा विश्व जो इस समय अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस इसलिए मनाया जाता है कि पूरे विश्व में इस भूभाग पर रहने वाला प्रत्येक नागरिक, वो भले ही अन्य राष्ट्र का भी हो, वो गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत का समर्थन करता है, गांधी जी के प्रति अपने सम्मान भाव की अभिव्यक्ति करता है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज के दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित कर रखा है। अब बात आज के घटनाक्रम की, बहुत संक्षिप्त में नीलाभ जी, फिर आपको समय देंगे अभिषेक जी। आज का घटनाक्रम जो था, एक तो मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि जो सज्जन वहां पर गए थे, आप उनकी पृष्ठभूमि देखिए। वे कांग्रेस पार्टी के बड़े कार्यकर्ता रहे हैं, नेता रहे हैं। ललित जैन जी जिस समय मध्य प्रदेश शासन के मंत्री हुआ करते थे, संभवतः संसदीय सचिव थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, वे उनके निकटतम समर्थकों में एक थे। नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी लालसा बढ़ी और भारतीय जनता पार्टी से अधिक वे नरेंद्र मोदी जी को पसंद करने लगे। वो भारतीय जनता पार्टी के किसी दायित्व पे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कोई पदाधिकारी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी में उनकी आस्था है। वो नरेंद्र मोदी जी का मुखौटा लगाकर कहीं पर भी घूमा करते हैं और आज भी उनको लगा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने गांधी जी के दर्शन को आत्मसात करा है। आप देखिए कि जब वे प्रधानमंत्री बने थे तो लाल किले पर जब उनका पहला भाषण प्रधानमंत्री के बाद हुआ था, उन्होंने स्वच्छता अभियान को अपनाया, महात्मा गांधी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करे, उन्होंने गांव-गांव के अंदर शौचालय बनाए। उनको लगा कि महात्मा गांधी जी का अंत्योदय जो है वो इस राष्ट्र के कल्याण की परिकल्पना और पीठिका बन सकता है। उन्होंने घर घर में शौचालय बनाए, वो उज्ज्वला गैस योजना लेकर आए। उनको लगा कि अंतिम कतार में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसके घर में जो मातृशक्ति भोजन बनाती है उसकी आंखें फूट जाती हैं धुएं से। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं, वो आज के हमारे विषय नहीं है, इस पर उस पर बहस नहीं करेंगे। आज का जो मूल विषय जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पीड़ा देकर गया, मुझे लगता है कि मारपीट से बचा जाना चाहिए था। अब जो आदरणीय नीलाभ जी ने कहा कि आम जनता ने मारपीट करी है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। आप वहां पर वीडियो निकाल कर देखिए। अगर नीलाभ भाई उन लोगों को नहीं पहचानते तो मैं पहचान कर बता दूंगा। मेरा तो इस इंदौर शहर में राजनीतिक जीवन काल जो है वो 35 वर्षों से अधिक का है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के बंधुओं से जिस प्रकार आत्मीयता के साथ परिचय रखता हूं, मुझे लग रहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी के भी इंदौर शहर में काम करने वाले प्रत्येक कार्यकर्ता को पहचानता हूं। मैं बता सकता हूं कि वो चीख चीख के नारे लगाने वाली मनीषा सिरोडकर जो है वो कांग्रेस की, महिला कांग्रेस की पदाधिकारी है। मैं बता सकता हूं कि हाथ पकड़कर जो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा से लच्छू शर्मा जी को उतार रहे वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। मैं बता सकता हूं कि गर्दन और गला दबोचकर जिस प्रकार की लक्ष्मीकांत शर्मा जी से मारपीट कर रहे वो सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। तो आप इस बात से इनकार नहीं, और चलिए मान भी लीजिए, मैं एक बार नीलाभ जी के इस झूठ से सहमत भी होने का प्रयास करूं कि वो आम जनता थी, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी तो खड़े थे। क्या उनका दायित्व नहीं बनता था कि अहिंसा के ऐसे देवता की गांधी प्रतिमा के नीचे इस प्रकार की मारपीट से रोका जाता? मुझे लग रहा है कि घटना को जानबूझकर मारपीट में बदला गया, धक्का मुक्की हुई है, अभद्रता हुई है, गाली गलौच हुई है, और इससे आज जो इंदौर के कांग्रेसी मित्रों ने कारनामा दिखाया है, इससे देश भर की पूरी कांग्रेस पार्टी लज्जित हुई है। सर, आप प्रकरण दर्ज करवाने करेगी? नहीं, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। लच्छू शर्मा जी के साथ घटना घटी है। अगर लच्छू शर्मा जी को लगता है कि उनकी अपमान हुआ है, उनकी अवमानना हुई है, तो लच्छू शर्मा जी को FIR कराना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से पूछकर तो गए नहीं, भारतीय जनता पार्टी की अनुमति सहमति से तो गए नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तो जानकारी में भी नहीं था कि लच्छू शर्मा जी गांधी प्रतिमा पर जा रहे हैं। तो हमारा इस घटना से कोई लेना देना नहीं है, और एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते, एक सामान्य नागरिक के नाते यह घटना आहत करने वाली है। इस प्रकार की मारपीट, वो भी गांधी जयंती के दिन, नीलाभ जी, नहीं होना चाहिए। नीलाभ जी, सवाल तो बड़ा है, और गांधी जी जब भी विरोध दर्ज करवाते थे तो सत्याग्रह, उपवास या इस तरह के खास तरीकों को वो अपनाना पसंद करते थे। लेकिन यहाँ पर तो कांग्रेस की परिपाटी खासतौर पर ऐसे समय में हिंसक दिखाई दी जब मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। ये भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं। वो कांग्रेस के लोग नहीं, आम जनता के साथ कुछ हुआ, जो भी एक आक्रोश था जो होना नहीं चाहिए। मैं उसके विरोध में, मैं उसका कहीं भी समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी एक मोदी जी को, मैं उसको लच्छू शर्मा, इन्होंने नाम बता, मुझे नाम भी नहीं पता, वो व्यक्ति से किसी की व्यक्तिगत अदावत तो थी नहीं, वो जिसका बाना, जिसका स्वांग रच के गया था उसके प्रति लोगों का आक्रोश है। सीधी बात है, प्रदर्शित करने का तरीका गलत है ना, इस बात को स्वीकार किया है। या ये खुद देखिए क्यों आक्रोश आ रहा है इनके उस व्यक्ति के प्रति, क्यों आक्रोश आ रहा है, ये खुद देखे ना, ये खुद आत्मचिंतन करिए। आम जनता आक्रोशित क्यों हो रही है, ऐसा क्या हो रहा है? हाथरस की घटना ने लोगों को झकझोर दिया है।
एक वैसे पीड़ित बच्ची के साथ को रातों रात जला दिया जाता है और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है, उसको अंतिम संस्कार का नाम दिया जा रहा है। अंतिम संस्कार दिन में होता है हिंदू परंपरा के अनुसार, रात में जो होता है उसको लाश को ठिकाने लगाना कहते हैं। योगी सरकार के कहने पर वहां के प्रशासन ने इस तरह की अमानवीय हरकत करी है। लोग आक्रोश भी नहीं करें, लेकिन आम जनता का आक्रोश है, उसमें क्या गलत है? हिंसा का समर्थन नहीं करता, मैं निश्चित रूप से इसका विरोध करता हूँ। गांधी जयंती पे इस तरह की हिंसा नहीं होना चाहिए। आज ये गांधीवादी बातें करते हैं, इनके साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिन्होंने गोडसे को महिमा मंडित तो देशभक्त कहा था। आप बताएं उमेश भाई, आप आतंकवादी मानते हैं या नहीं? एक शब्द में बताएं कि गोडसे आतंकवादी है या नहीं। मैं बात बताएं, उनकी प्रज्ञा ठाकुर जी ने गोडसे को देशभक्त बताया था। देशभक्त थे, देशभक्त रहेंगे, ये इनके प्रज्ञा ठाकुर जी के बयान है, जिस पर कोई मोदी ने कार्रवाई नहीं करी, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। अब ये बताएं कि गोडसे आतंकवादी था या नहीं। आज गांधी जयंती के दिन है, पूछने ही वाला था क्योंकि हमने बात हिंसा की हो रही है तो सबसे गोडसे ने की थी। जहां पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े संगठन जो है वो गोडसे भक्ति में रमे हुए दिखाई दिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आप बताइए दोहरी नीति क्यों? आतंकवादी गोडसे आतंकवादी जी सर, ऐसी दोहरी नीति क्यों? मैं जवाब दूं। जी जी। भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रमाण पूर्वक और स्पष्ट शब्दों में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकार करती है। महात्मा गांधी ने जो भारत के लिए जीवन जिया है राष्ट्रपिता नहीं है। आप और 4-6 प्रश्न डाल लीजिए, फिर मुझे राष्ट्रपिता में उन्हें नहीं मानती। अनंत हेगड़े ने कहा था कि सत्याग्रह जो देखिए मैं बताऊं ना, इनके सांसद अनंत हेगड़े ने कहा था कि राष्ट्रपिता ने जो गांधी ने किया सत्याग्रह वो ड्रामा है, ढोंग है। अमित शाह जी कहते हैं कि चतुर बनिया है। इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है। जी जी, हो गई बात जी। अभिषेक जी, जो आपने प्रश्न करा था मैंने जवाब देने का प्रयास करा। नीलाभ भाई बीच है ना। एक तो भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता मानती है। भारतीय जनता पार्टी का महात्मा गांधी के पूरे राजनीतिक जीवन काल को महात्मा गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों के प्रति अगाध आस्था है। और इस अगाध आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि अपने पंचनिष्ठा के अंदर समता मूलक गांधीवादी समाजवाद के दर्शन को स्वीकार करती है। हम उसके नेतृत्व में उनके बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात जो आपने माननीय नीलाभ भाई ने कहा है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी समय किसी भी क्षण नाथूराम गोडसे जी के द्वारा किए गए उस कृत्य का समर्थन नहीं करती है। तीसरी बात नीलाभ जी, आपके एक एक प्रश्न का जवाब दूंगा, आप थोड़ा देर तो धरिए। आपने प्रश्न करा तो मुझे उत्तर देने का अवसर तो प्रदान करिए आदरणीय। तीसरी बात यह है, मैंने कहा दूसरे शब्दों में कि हम नाथूराम गोडसे जी के उस कृत्य से कभी भी समर्थन में नहीं रहे। और ये बात हिंदुस्तान के न्यायालय ने सिद्ध करी है। जिस समय 1948 के अंदर संघ पर प्रतिबंध लगाया गया, कांग्रेस पार्टी ने कुटिलतापूर्वक हम पर दोषारोपण करा गया। कांग्रेस पार्टी ने कुटिलतापूर्वक ये हमारे ऊपर दोष डाला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसमें शामिल है। हिंदुस्तान के न्यायालयों ने यह निर्णय कर दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस घटनाक्रम से कभी भी किसी प्रकार का ना परोक्ष ना अपरोक्ष रूप से लेना देना था। अब अगर कोई व्यक्ति, कोई सांसद, कोई विधायक अपने विचार व्यक्त करता है तो भारतीय जनता पार्टी उनके विचारों से सहमत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जहां तक आपने उपयोग करा नीलाभ भाई, बहुत दो टूक शब्दों में उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उस बयान के ऊपर पल्ला झाड़ा था और स्पष्ट रूप से चेतावनी भी दी थी। अब एक बात अभिषेक जी और कह के फिर नीलाभ जी को आप अवसर दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि इस टॉक शो को दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा है। मूल विषय यह है कि जो आज गांधी प्रतिमा पर घटनाक्रम घटा, क्या वो घटनाक्रम निंदनीय नहीं है? क्या उस घटनाक्रम की भर्त्सना नहीं की जानी चाहिए? कोई भी सामान्य नागरिक, चलिए क्षण भर को मान भी लो कि लच्छू शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और क्षण भर को मान भी लो जो नीलाभ जी ने कहा है कि जो व्यक्ति 330 सीटों का प्रचंड बहुमत केवल अपनी पार्टी के बल पे ले आया और बाकी के मित्र दलों को मिला ले तो इतना बहुमत आया कि भारत में संभवतः आज तक नहीं आया होगा। ऐसे व्यक्ति के प्रति अगर नीलाभ जी को लगता है कि जनता में इतना प्रबल आक्रोश था कि केवल उसका मुखौटा उतार देने के लिए मारपीट पर आमादा हो गए, तो लच्छू शर्मा जी ने तो सीढ़ी से उतरते उतरते आपका ही डिजियाना का वीडियो मैंने देखा है, स्वयं उस मुखौटे को हटा लिया था। और लच्छू शर्मा जी का मैंने वक्तव्य भी सुना है जिस समय उनको मारपीट करी जा रही थी उनके साथ, उन्होंने क्या कहा था कि मैं पुराना कांग्रेसी नेता हूं लच्छू शर्मा। तो पुराने कांग्रेसी नेता ने वर्तमान कांग्रेसी नेताओं के साथ हाथ जोड़कर कहा,
अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से कांग्रेस के पुराने नेता प्रभावित हो रहे हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष है? हम पे क्यों दोषारोपण किया जा रहा है? मूल विषय ये है अभी भैया, ये घटनाक्रम बहुत व्यथित करने वाला है, और व्यथित करने वाला इसलिए है कि ये जो घटना घटी है हिंसा परमो धर्म का सूत्र वाक्य और सिद्धांत जीवन भर पालन करने वाले राष्ट्रपिता बापू की प्रतिमा पर घटी। और घटनाक्रम घटाने वाले कौन? वो लोग जो उनकी पार्टी के हैं, वो लोग जो उन पर पेटेंट राइट्स बताते, वो कहते हैं कि महात्मा गांधी कांग्रेस के हैं। इन लोगों ने देश भर में महात्मा गांधी मार्ग तो बना दिए, महात्मा गांधी के नाम पर बांध बना दिए, महात्मा गांधी के नाम पर के स्टेडियम तो बने ही नहीं, स्टेडियम का तो सारा ठेका जवाहरलाल नेहरू जी और राजीव गांधी जी पर चला गया है। तो महात्मा गांधी जी के नाम पर जिन्होंने मार्ग बनाए थे, अभिषेक जी वे कभी भी महात्मा गांधी के मार्ग पर नहीं चले। और इस समय भी हिंदुस्तान में अगर महात्मा गांधी के मार्ग पर कोई एक व्यक्ति चल रहा है तो उस व्यक्ति का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिसके नेतृत्व में पूरा देश महात्मा गांधी के हाथरस की घटना का उदाहरण है। हाथरस की घटना का उदाहरण है। मुझे बताइए ये महात्मा गांधी, आप बोलिए, मैं जवाब देश आक्रोशित हो रहा है, उसकी परिणति यहाँ पर हुई है। मैं जवाब दूंगा। एक अबोध बच्ची का बलात्कार होता है, उसकी लाश को योगी जी सरकार के कहने पर रातों रात ठिकाने लगा दिया जाता है, उसे अंतिम संस्कार का नाम दिया, और मोदी चुपचाप बैठे। अब मैं जवाब दूं? कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। नीलाभ जी, लेकिन जो आज काम भी स्वयं कर रहे हैं, सूत्रधार का काम भी स्वयं कर रहे हैं। नहीं नीलाभ जी, लेकिन आज मैं आऊंगा आप हाथरस की घटना पे भी आपसे चर्चा हाथरस की घटना पर भी मैं जवाब दूंगा। मैं उसी चीज पर भी जवाब देने को तैयार है, लेकिन आज सवाल ये है वही आक्रोश आप देखिए वीडियो में, लोग हाथरस के बलात्कारियों को फांसी दो, मनीषा छिरोडकर वहां मारे लगा रही है, कांग्रेस पार्टी की नेता है, कहीं न कहीं उस घटना दूंगा, उसी का आक्रोश है। हाथरस की घटना पर भी जवाब दूंगा। गांव को सील कर दिया गया, राहुल गांधी जी प्रियंका जी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, किस सबूत को नष्ट करना चाहते हैं? हिंसा की बातें करते हैं, एक छोटे बच्चों को जला दिया जाता है। नीलाभ जी, इस बात को समझिए कि हम थोड़ा सा विषयांतर हो रहे हैं। हाथरस की घटना पर चर्चा करेंगे, उमेश जी भी उस पर तैयार हैं, लेकिन हम समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज की घटना को लेकर कांग्रेस क्यों चिढ़ गई? पूरे देश भर में आक्रोश है इस चीज कांग्रेस क्यों चिढ़ गई? कांग्रेस क्यों चिढ़ गई? आखिर जब कोई व्यक्ति इस तरह की वेशभूषा में आया, उसका स्वागत करने योग्य कदम था, क्यों चिढ़ गई कांग्रेस? सवाल ये है। मैं बतलाया ना, ये वो फिर कहेंगे कि आम जनता थी। आम जनता नहीं थी। देखिए तस्वीरों में हम देख रहे हैं, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानते, ये पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, कम से कम आज के दिन मुट्ठी भर कुछ भी आक्रोश है उस व्यक्ति के प्रति जिसका बहाना ताना बहान के इसका स्वांग रच के गए थे। देखिए वो लच्छू शर्मा का कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन नीलाभ जी देखिए, कांग्रेस गांधी जी की प्रतिमा पर बहुत बड़ा आयोजन करती है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हम सुखदेव जी की, गुरु जी की या भगत सिंह जी की या चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर ऐसा कार्यक्रम करते हुए नहीं देखते हैं। इसलिए सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए, और इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस क्यों चिढ़ गई? देखिए, मैंने फिर आपसे कहा है कि कांग्रेस चिड़ी नहीं है, ये आक्रोश है। जनता अगर कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना, कब तक सहन करेगी जनता? कब तक सहन करेगी? देश बिकने नहीं दूंगा, देश लगातार बेचा जा रहा है। कोविड काल में जनता त्राही कर रही है, अर्थव्यवस्था धरातल में पहुंच चुकी, बेरोजगारी चरम पर है। आज सिर्फ ताली घंटे बजा रहे हैं, शंख बजवा रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, और उसी व्यक्ति का स्वागत के बाद हाथरस की घटना का ताजा उदाहरण जनता का आक्रोश सामने आया। आपको सहन करना पड़ेगा, आपके प्रति जनता अगर आपको सहन करना पड़ेगा। नीलाभ जी ने तो शायद अपना जवाब ये तय कर लिया है। जब अंग्रेजों ने दमनकारी नीति की थी तब क्रांतिकारियों ने आक्रोश पे, मैं हाथरस का सवाल पूछता हूं। नीलाभ जी हाथरस पर आते हैं, ये बढ़ेगा धीरे-धीरे। हाथरस में कल हमने देखा कि किस तरह से वहां पर जब कांग्रेस के नेता पहुंचे थे प्रतिनिधिमंडल के तौर पर मुलाकात करने वहां पीड़िता के परिवार से, तो वहां पर पुलिस ने बल प्रयोग करा, वो भी एक हिंसा का माध्यम था। वहां कांग्रेस की जो नेत्री शामिल हुई थी, पुलिस ने उनके वस्त्र फाड़ दिए थे, बमुश्किल दुपट्टे से उन्होंने अपने आप को छुपाया और वहां से वो निकलने में कामयाब हो पाए। तो ये भी तरीका कहां तक कहा जाएगा कि गांधीवादी विचारधारा का है? इस पर आप क्या कहेंगे? नीलाभ जी सवाल मैंने पूछा, उमेश जी जवाब दे रहे हैं। नीलाभ जी की कठिनाई ये है कि उनको पार्टी का स्पोक पर्सन भी स्वयं बनना है और उनको इस कार्यक्रम का एंकर भी स्वयं बनना है। मैं जवाब देता हूं, न केवल हाथरस की घटना,
पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार की अमानवीय और दिल दहला देने वाली घटना किसी भी बच्ची के साथ घटती है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग की हो, वो पूरे समाज को झकझोर जाती है। और ये हमारी समाज की चेतना का प्रतीक है कि पूरा समाज उसके साथ एक साथ खड़ा होता है। एक बात। दूसरी बात, जो नीलाभ जी ने प्रश्न उठाया था उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर अपरोक्ष रूप से, तत्काल एसआईटी का गठन करा गया है और एसआईटी का गठन करने के बाद एक निश्चित समय अवधि तय करी गई है। केवल 7 दिन का समय दिया गया, जिसमें से आज दूसरा दिन व्यतीत होने जा रहा है। एसआईटी के अंदर जो 3 लोग लिए गए हैं उसमें उत्तर प्रदेश के होम सेक्रेटरी गृह सचिव एक है, एक जो अफसर रखी है वो एक जो अफसर शामिल करें वो दलित वर्ग के हैं, दलित जाति से हैं। तीसरी जो अधिकारी शामिल करी गई है वो महिला है। एक बात, जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है उस फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर उस बच्ची के साथ बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी बात, जो एम्स में उसका जांच हुई है, जो पोस्टमार्टम आया है उसमें यह घटना भी गलत पाई गई है कि उस बच्ची की जबान को काटा गया था। फिर भी ये पूरी घटना अमानवीय है, दहला देने वाली है। और आप विश्वास रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहां पर इस तरह के अराजक और असामाजिक तत्वों की गाड़ी कभी भी चलते चलते सड़क पर पलटी खा जाती है। और आप ये मान के चलिएगा कि तत्काल न्याय होगा। फास्ट ट्रैक के अंदर मामला है, फास्ट ट्रैक एक निश्चित समय अवधि में अपना निर्णय भी सुनाएगी। एक बात। अब दूसरी बात, जो अभिषेक जी आपने कहा था कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी वहां गए, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जाए, कोई आपत्ति नहीं है। पर मुझे लगता है कि वहां पर इस समय जब वातावरण बहुत उद्वेलित है, आप वहां पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जा रहे हैं। और अब वो वीडियो मैंने 100 बार देखा, 50 अलग अलग चैनलों के वीडियो देखे हैं और कांग्रेस के मित्रों ने जो अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे डाले वो वीडियो भी देखे। माननीय राहुल गांधी जी के साथ आगे से पुलिसकर्मी उनको रोक रहा है, राहुल गांधी जी के पीछे से नहीं धकेला जा रहा है, पीछे से तो कांग्रेस के नेता धकेला रहे हैं। और लगभग मैंने जो वीडियो मेरे पास अभी भी मोबाइल में है कि लगभग 700, 800, 1000 कदम तक वो सीमेंट के सड़क पर चलते हैं। उसके बाद जब बाइट देते हैं तो कैमरा वाले को आवाज देके बुलाते हैं कि कैमरा वाले भैया आगे आओ। और बाइट देने के बाद जब राहुल जी 4 कदम आगे बढ़ते हैं तो फिर मुलायम घास देखते हैं। और जैसे पर वो मुलायम घास देखते हैं तो उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का हिरण कुलाचे भरता है और हरी और मृदुल घास देखकर गिर पड़ते हैं और एक प्रोपेगेंडा खड़ा करा जाता है। तो ये केवल राजनीतिक रोटी सेकने का उपक्रम है। मुझे लग रहा है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस के मित्र भी और पूरा देश इस समय उस बिटिया की वेदना और दर्द के साथ है। और मैं आपको प्रमाण पूर्वक विश्वास दिला रहा हूं कि न्याय होगा, ऐसा न्याय होगा कि जिसको पूरा देश सराहेगा। अब उस बेटी को तो जीवित करके कोई वापस नहीं ला सकता। सारे लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है। दोनों से मेरा एक सवाल है कि हम एक और चीज देखिए, एक बात मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। खरगोन के बाद झरनिया भी घटना तत्काल 2 दिन पहले उसके बारे में जी क्या विचार बताएंगे। 2 दिन पहले 3 दिन पहले घटना हुई आदिवासी बच्चे के साथ। उसी पे आ रहा हूं, आपकी सरकार है, आप जो सवाल उठा रहे हैं मैं उसी पे आ रहा हूं, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है। वो ये है कि जब भी कोई बलात्कार की घटना होती है तब वहां राज्य सरकारों पर आरोप लगना शुरू हो जाते हैं। भाजपा ये देखती है कि वहां कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ये देखती है कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश की घटना हुई तो कांग्रेस ने राजनीति की, मध्य प्रदेश में ऐसी घटना हुई तो अब कांग्रेस राजनीति कर रही है। लेकिन बेटी बेटी होती है सर। आप दोनों राजनीतिक दलों को ये समझना पड़ेगा कि जिसके परिवार पर इस तरह की बीतती है उसकी क्या दशा होती होगी। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से थोड़े ऊपर उठकर गांधी जी की विचारधारा को सोचिए कि क्या ऐसे भारत के निर्माण की हमने कल्पना की थी जहां पर बेटियों के साथ बलात्कार होगा, जहां पर चारों तरफ हिंसा दिखाई देगी और जब जवाबदारों पर जवाब देने की बारी होगी तब सरकारों का मुंह देखा जाएगा, पार्टियों का मुंह देखा जाएगा और जनता के मुद्दे साइड कर दिए जाएंगे। सर आप दोनों को इस बात का जवाब देना होगा। अभिषेक जी, आपने बहुत संजीदा प्रश्न कराए और बहुत ही भावुकता के साथ कराए। और जिस भावुकता के साथ आपने प्रश्न करा है मैं उसी दायित्व बोध के साथ इसका उत्तर देने का प्रयास करता हूं और मैं राजनीतिक दायरों से बाहर आकर उसका उत्तर देना चाहता हूं। इस समय मैं भूल जाता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूं। इस समय मेरे जेहन में केवल एक बात है कि मैं भी एक बेटी का पिता हूं और जिस भी बेटी के साथ ऐसा घटनाक्रम घट रहा है उस बेटी के परिवार वालों के दर्द को और पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। पर अभिषेक भाई, एक बात हम सब लोगों को बहुत स्पष्ट समझना चाहिएगी कि केवल बलात्कार जो है वो सरकारों के उत्तरदायित्वों पर रोके नहीं जा सकते हैं। बलात्कार जैसे घृणित अपराध के लिए एक सामाजिक जागरण की आवश्यकता है। ये तो मैं आज कहूंगा तो इसका राजनीतिकरण कर दिया जाएगा। पर क्या हम लोग इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करेंगे
कि अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश में 7 करोड़ नागरिकों में से 1.5 करोड़ बच्चियां हैं, या उत्तर प्रदेश में 1.5-2 करोड़ बच्चियां, या किसी भी राज्य में हैं, तो प्रत्येक बच्ची के साथ प्रत्येक क्षण एक पुलिसकर्मी नहीं चल सकता है। किस समय कहां पर कौन क्रूरतम व्यक्ति काल की तरह पंजा और निगाहों में नाखून लेकर घूम रहा है और वो कब झपट कर शिकार करेगा, ये इसका आकलन करना संभव नहीं है। भूकंप आता है तो भूकंप रोधी यंत्र पहले से मैं अभिषेक जी खत्म करूंगा, भूकंप रोधी यंत्र पहले से बता देता है कि भूकंप आने वाला है। इस प्रकार के जो अमानवीय घटनाक्रम होते हैं, इस अमानवीय घटनाक्रम की कोई पूर्व सूचना, कोई पूर्व संकेत नहीं होते हैं। पूर्व सूचना और पूर्व संकेत होगा तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटेगी। अब इसको रोका कैसे जा सकता है? तो इसको रोके जाने के लिए सामाजिक जागरण आवश्यक है। हमको समाज को अपने उत्तरदायित्व का बोध करना पड़ेगा। समाज के आसपास जिस प्रकार का वातावरण निर्माण हो रहा है, ये हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व के इस प्रकार की घटनाएं अगर घटती हैं तो समाज में एक व्यापक जागरण लाए। और ऐसे तत्व तो दोष में दोषी होते हैं तो दंडित हो जाते हैं, आईपीसी की धारा में दंडित हो जाते हैं, पर एक ऐसा वातावरण निर्माण करना पड़ेगा कि उनसे जुड़े हुए पूरे परिवार का सामाजिक तिरस्कार, सामाजिक बहिष्कार करना पड़ेगा। जब यह भय का वातावरण निर्माण होगा तो प्रत्येक परिवार के अंदर संस्कारों की भावना आएगी। कठिनाई यह है कि हम लोग अपने नैतिक मूल्यों से दूर होते जा रहे हैं। हमारी शिक्षा के अंदर भी इस नैतिक भाव को वापस जागृत करना पड़ेगा, जो नई शिक्षा नीति के माध्यम से लाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं शने शने जो परिवार में संयुक्त परिवार की अवधारणाएं समाप्त हो गई है, एकल परिवार होने लगे। संयुक्त परिवार होते थे, दादा दादी, बुआ फूफा, नाना मामा मौसी, तो एक वातावरण परिवार का संस्कार प्राप्त होता था। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हमारे सामाजिक जागरण की आवश्यकता है। इस प्रकार की घटना की हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। इस प्रकार की घटना कभी नहीं घटे, ऐसी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। नीलाभ जी, देखिए, ये घटना निश्चित रूप से निंदनीय है और नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके लिए राजनीति भी नहीं होना चाहिए। राजनीति करना शोभा भी नहीं देता, राजनीति करना भी नहीं चाहिए, लेकिन सवाल तो उठते हैं। जब सरकार होती है तो सरकार ने में इस तरह के भेड़िए खुले घूम रहे हैं, कोई सख्त कानून नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है, सवाल तो उठता है। जब उन अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जाता है, सवाल तो उठता है। जब हाथरस में आप रातों रात बिटिया की लाश को जला देते हैं, पूरे गांव को सील कर देते हैं, घर वालों को नजर बंद कर देते हैं, किसी को मिलने जुलने नहीं देते, तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है कि अपराधियों को आपका संरक्षण है, क्यों सवाल नहीं उठेगा? अच्छा बताइए, आप गाँव में किसी घुसने नहीं दे रहे हैं, गाँव को सील कर दिया गया है, बड़े नेताओं को मिलने नहीं दे रहे, उनसे कहा आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लाश को रातों रात ठिकाने लगा दिया जाता है। उसके बाद आप जब सब सबूत मिटा दिए जाते हैं तब हम कहते हैं हमने ये गठित किया, वो गठित किया, हम ये जांच करेंगे, वो जांच करेंगे। सवाल तो उठेंगे, कहीं ना कहीं आपका संरक्षण है, कहीं ना कहीं आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्यों सवाल उठेंगे? मैं उत्तर दे दूं। मध्य प्रदेश की घटना है, कोई कार्रवाई नहीं है, मध्य प्रदेश की झरण्या में आदिवासी बच्ची का बलात्कार हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, सभी भाजपा नेता चुनाव में व्यस्त हैं। सवाल नहीं उठेगा क्या? इसमें हम कहाँ राजनीति कर रहे हैं? हो गए प्रश्न, हम सवाल नहीं उठाएंगे क्या? संक्षिप्त से भी संक्षिप्त में मैं समाप्त करूंगा। मैंने कहा कि हम सब लोग इस घटना से दुखी है। ऐसा नहीं है कि कठोर कानून नहीं है, ऐसे कानून बनाए गए हैं और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए हैं कि 12 वर्ष की कम आयु की बच्ची के साथ अगर कोई बलात्कार की घटना घटती है तो उसके अंदर मृत्यु का प्रावधान कराए, सजाए मौत, फांसी की सजा निर्धारित करिए। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। और इसके पहले जो 2-3 अमानवीय घटनाएं घटी थी उसके अंदर न्यायालय ने फास्ट ट्रैक में फांसी की सजा सुनाई भी है। फिर मैं समारोप करते हुए बोलूंगा, चूंकि समय समाप्त हो रहा है, कि ऐसी घटनाओं के बाद दंड दिया जाना संभव है, कठोर दंड दिया जाना संभव है, पर ऐसी घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं कि समाज का जागरण करना बहुत आवश्यक है। सरकार का जागना ही उतना ही आवश्यक है। सरकार तो अपना काम करती है, दोषियों को दंडित करती है। धारा 376 में मुकदमा होता है, 5 एक्ट में मुकदमा होता है। मुकदमा करने से क्या होगा? बलात्कारी को फांसी पर चढ़ा दिया तो क्या वो बच्चे जीवित हो जाएंगे? सरकार अपना काम करती है, पर सरकार की भूमिका शुरू होती है अपराध घटित होने के पहले, अपराध घटित होने के बाद में अतिथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा। नीलाभ जी, उमेश जी, आप दोनों अतिथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप दोनों ने बहुत बेहतर तरीके से अपने अपने विचार यहाँ पर रखे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये गांधी जयंती के मौके पर ये विचार जरूर हम आपस में व्यक्त कर सकते हैं, जाहिर कर सकते हैं कि आज भी महात्मा गांधी के विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जो पहले के दौर में थे। इसलिए जरूरी है कि उन्हें शाब्दिक तरीके से और दस्तावेजी तरीके से बाहर निकालकर
आत्मसात किया जा सके। अगर गांधी जी के विचार प्रासंगिक नहीं होते तो हम स्टूडियो में बैठकर यहाँ प्रबुद्धजनों और बुद्धिजीवियों से चर्चा नहीं करते, बल्कि दोनों राजनीतिक दलों के पहलवानों को लाकर यहाँ अखाड़ा खुदवाते और दंगल का आयोजन करवाते। इस बात को समझने की जरूरत है कि गांधी जी के विचार हर पीढ़ी में सभी लोगों के लिए हमेशा प्रासंगिक हैं और उन्हें आत्मसात करने की जरूरत है और जरूर उसे अपनाना चाहिए। फिलहाल हमारे इस खास शो में इतना ही। आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। डीजियाना न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल इजाजत दीजिए।